हाय गाइस, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने प्रिज्म के द्वारा विचलन या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक हमें प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 और न्यूनतम विचलन कोण जो है वो प्राप्त हुआ था डेल एम इक्वल टू a इंटू में म्यू माइनस 1। अब देखिए, प्रिज्म के द्वारा मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिज्म की एक विशेष क्वालिटी होती है। एक तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन होता है, मींस अपवर्तन होता है, और दूसरा होता है वर्ण विक्षेपण। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो देखिए मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए, वर्ण विक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है रंगों में बिखरना। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश की किरण रंगों में किस प्रकार से बिखरती है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारे पास प्रिज्म है और ये कोई प्रकाश की किरण है PQ। ये है श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण। अब देखिए, जब इस श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो देखिए होता क्या है, यहाँ का माध्यम विरल है और अंदर का माध्यम जो है वो सघन है। तो देखिए, ये जो AB पृष्ठ है ये कहलाएगा आपका पृथककारी पृष्ठ, और इस बिंदु के ऊपर इस पृष्ठ के लंबवत जो तल गुजरेगा उसे कहा जाएगा अभिलंब। अब देखिए, जैसे ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में गुजरती है तो ये विचलित हो जाती है, इसका वेग घट जाता है, लेकिन साथ ही साथ यह अपने अवयवी रंगों में भी विभक्त होती है। अब देखिए किस प्रकार से विभक्त होती है। जैसे श्वेत प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो देखो बैंगनी रंग जो है, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होगा और लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। तो देखो यहाँ पे तो आएगा लाल रंग और यहाँ पे आएगा बैंगनी रंग। अब देखिए मित्रों, जैसे ही ये दोनों किरणें वापस से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो फिर से इनका अपवर्तन होता है। अब की बार इनका वेग बढ़ जाता है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि इस प्रकार से हमें ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन जब ये श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के अंदर आपतित होती है तो ये 7 रंगों में विघटित होती है। तो देखिए, ये हो गया V, ये हो गया I, ये हो गया B, Z, Y, O, R। तो देखिए इसमें रंगों का क्रम होगा B, Z, Y, O, R। इसे कहा जाता है आपका वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम। तो देखिए मित्रों, परिभाषा क्या होगी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश की किरण अपने अवयवी घटकों या अपने अवयवी रंगों या 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब देखिए, वर्ण विक्षेपण के दौरान जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है इसे कहा जाता है वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम। वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम में जो रंगों का क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है VIBZYOR, बेंजानी हैप्पी नागा। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि वर्ण विक्षेपण होता क्यों है, क्या कारण है वर्ण विक्षेपण का। तो देखिए मित्रों, वर्ण विक्षेपण का यहाँ पे कारण क्या है कि एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी रंग हैं ये रंग अलग अलग कोण के ऊपर विक्षेपित होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए मित्रों, जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी घटकों या 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण व प्राप्त स्पेक्ट्रम को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रकाश के वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम जो है वो नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, विबग्योर या बैंगनी है पेनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण यह है कि एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी के कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। आप देखिए मित्रों, अब आता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि इससे संबंधित क्या तथ्य हैं। तो देखो, पहला तथ्य क्या है कि श्वेत प्रकाश की किरण जो है वो कितने रंगों से मिलकर के बनी होती है, 7 रंगों से, जिसमें रंगों का क्रम होता है नीचे से ऊपर की ओर VIBGYOR। अब देखिए दूसरा तथ्य क्या है, दूसरा तथ्य ये है, देखो क्रम ये था VIBGYOR। तो देखिए इनमें ये जो है वोयलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों रंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग एक समान होती है। और जो ग्रीन है, एक स्पेक्ट्रम अलग से एक बैंड इसका प्राप्त होता है और एक बैंड इसका प्राप्त होगा। अब देखो इधर से एक बैंड लाल रंग का प्राप्त होगा और एक बैंड जो है वो ऑरेंज का प्राप्त होगा। तो इधर कितने बैंड प्राप्त हो गए, 2, और इधर भी कितने बैंड प्राप्त हो गए, 2। एक जो बीच का जो बैंड है वो प्राप्त होगा येलो रंग का। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि पीला रंग जो है वो मध्यमान रंग होता है, क्योंकि पीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो पूरे स्पेक्ट्रम को तरंग दैर्ध्य के लगभग 2 पार्टों में डिवाइड करती है। तो पीला रंग कैसा होता है, मध्यमान रंग होता है। वैसे ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में मध्यमान रंग कौन सा होता है, तो पीला रंग होता है मध्यमान रंग। अब देखिए तीसरा तथ्य क्या है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रश्न ये उठता है ऐसा क्यों, तो इसका मुख्य कारण है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो देखिए ये जो लाल रंग है ये बिना क्षय हुए लंबी दूरी तय कर सकता है, तो ये कम मुड़ेगा और ये अधिक मुड़ता है, इसका विचलन अधिक होता है। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला है तथ्य, श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें रंगों का क्रम क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर VIBGYOR। दूसरा है पीला रंग मध्यमान रंग होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग बैंगनी व लाल रंग के मध्य की होती है। तीसरा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक व बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो देखिए इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ण विक्षेपण कोण या डिस्पर्सन एंगल। देखिए प्रश्न ये उठता है क्या होता है वर्ण विक्षेपण कोण। तो देखिए हमने वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन कर लिया है कि जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब देखिए अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकलती, अर्थात अगर ये माध्यम और ये माध्यम इक्वल होता, सेम होता, तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी अपवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ का जो माध्यम है वो सघन है, तो अपन इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं, म्यू। अब जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन भी होगा और साथ ही साथ वह अपने अवयवी रंगों में भी विभक्त होगी। देखिए बैंगनी रंग जो है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो इसका विचलन सबसे कम होगा। अब देखिए मित्रों, तो ये जो आपतित किरण की दिशा है ये तो हो गई निर्गत किरण की दिशा लाल रंग की, और ये हो गई बैंगनी रंग की। तो देखिए मित्रों इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये कोण तो आपका कहलाएगा न्यूनतम विचलन कोण लाल रंग का, और ये जो कोण है
ये कहलाएगा बैंगनी रंग का। अब देखिए इन दोनों का बैंगनी रंग के न्यूनतम विचलन कोण और लाल रंग के न्यूनतम विचलन कोण का जो अंतर है उसे ही क्या कहा जाएगा, वर्ण विक्षेपण कोण। अब देखिए यदि हमको इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं, मान लिया ये थीटा कोण के ऊपर टिकी हुई है दोनों, तो इसे कहा जाएगा वर्ण विक्षेपण कोण। तो देखिए वर्ण विक्षेपण कोण की परिभाषा क्या होगी, वर्ण विक्षेपण कोण की परिभाषा होगी बैंगनी रंग के न्यूनतम विचलन कोण, बैंगनी रंग के न्यूनतम विचलन कोण व लाल रंग के न्यूनतम विचलन कोण व लाल रंग के न्यूनतम विचलन कोण का अंतर वर्ण विक्षेपण कोण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मित्रों परिभाषा के अनुसार थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा बैंगनी रंग के न्यूनतम विचलन कोण, इसको मैं कहूंगा डेल वी, और लाल रंग का जो न्यूनतम विचलन कोण है इसे मैं कहूंगा डेल आर। तो देखिए इसे हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। चूंकि हम ये जानते हैं कि डेल एम का मान होता है ए इंटू में म्यू माइनस वन, और हम ये जानते हैं कि अलग अलग रंग के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो देखिए इसीलिए लाल रंग के लिए हो जाएगा ए इंटू में म्यू आर माइनस वन, और डेल वी बराबर में हो जाएगा ए इंटू में म्यू वी माइनस वन। अब देखिए इनके मान अपन समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक से तो मान क्या प्राप्त होगा, थीटा इक्वल टू डेल वी की वैल्यू क्या रखेंगे, ए म्यू वी माइनस वन माइनस डेल आर की वैल्यू क्या रखेंगे, ए म्यू आर माइनस वन। अब देखिए मित्रों ए को हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन, इससे ये कैंसिल, तो ए इंटू में म्यू वी माइनस म्यू आर। तो देखिए इस समीकरण 2 से ये स्पष्ट होता है कि वर्ण विक्षेपण कोण का जो मान है, देखो प्रिज्म कोण जो है वो तो समबाहु प्रिज्म होता है, तो इसमें ए का मान 60 डिग्री होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बैंगनी रंग के अपवर्तनांक व लाल रंग के अपवर्तनांक के अंतर के ऊपर निर्भर करेगा। तो समीकरण 2 वर्ण विक्षेपण कोण का समीकरण है। तो देखिए मित्रों जितना अधिक ये अंतर आएगा थीटा का मान उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक थीटा का मान होगा इस स्पेक्ट्रम की चौड़ाई भी उतनी ही अधिक होगी। तो कहने का अर्थ ये हो गया थीटा का मान जितना अधिक होगा, वर्ण विक्षेपण कोण का मान जितना अधिक होगा, इस स्पेक्ट्रम की चौड़ाई भी उतनी ही अधिक होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए प्रश्न ये उठता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का आशय है प्रिज्म के द्वारा एक श्वेत प्रकाश की किरण को अपने अवयवी घटकों में बिखेरने की क्षमता या विक्षेपित करने की क्षमता। तो देखिए मित्रों वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे वर्ण विक्षेपण कोण व मध्यमान रंग के न्यूनतम विचलन कोण का जो अनुपात है वही अनुपात क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता। और वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मैं इसकी यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों वर्ण विक्षेपण कोण व मध्यमान रंग के न्यूनतम विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता इक्वल टू वर्ण विक्षेपण कोण बटा में मध्यमान रंग का विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। अब देखिए ओमेगा इक्वल टू थीटा कोण में डेल वाई,
परंतु थीटा का मान अभी भी पिछले टॉपिक में हमने अध्ययन किया है 1 इंटू में म्यू वी माइनस म्यू आर व डेल वाई की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 इंटू में म्यू वाई माइनस 1। तो देखिए इन दोनों वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से तो देखिए ओमेगा का मान क्या प्राप्त होगा, थीटा का मान क्या रखेंगे यहाँ पे ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में ए, डेल वाई का मान रखेंगे म्यू वी माइनस 1, ए से ए कैंसिल तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। तो देखिए मित्रों समीकरण 2 से ये स्पष्ट होता है कि जितना अधिक मान इसका आएगा उतना ही अधिक ओमेगा का मान आएगा, और ओमेगा का मान जितना अधिक आएगा उतनी ही अधिक स्पेक्ट्रम की चौड़ाई होगी। तो देखिए कहने का अर्थ ये हो गया इस समीकरण 2 से ये स्पष्ट होता है कि ओमेगा का मान जितना अधिक होगा स्पेक्ट्रम की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी। और ध्यान रहे यही कारण है कि सघन फ्लिट जो कांच होता है, सघन फ्लिट कांच के लिए ओमेगा का मान क्रम कांच से अधिक होता है, क्योंकि सघन फ्लिट कांच के लिए म्यू वी माइनस म्यू आर का मान अधिक प्राप्त होता है। तो देखिए यहां लिखते हैं समीकरण 2 वर्ण विक्षेपण क्षमता का समीकरण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एज इट इज। 30 मिनट अब देखिए मित्रों नेक्स्ट टॉपिक आता है इंद्रधनुष या रेनबो। देखिए प्रश्न ये उठता है कि इंद्रधनुष क्या होता है। देखो इसमें से 1 अंक का क्वेश्चन किया जा सकता है, और यह जो टॉपिक है ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए प्रश्न ये उठता है कि इंद्रधनुष किस कारण से दिखाई देता है, ये होता क्या है। तो देखिए मित्रों आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के पश्चात मुक्त आकाश में 7 रंगों की एक वक्रीय पट्टिका दिखाई देती है। उसी वक्रीय पट्टिका को क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इंद्रधनुष किस कारण से दिखाई देता है। तो देखिए इंद्रधनुष का मुख्य कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए तीनों घटनाओं का यह सम्मिलित रूप है। जब कोई प्रकाश की किरण जल की बूंद के अंदर प्रवेश करती है तो उसका वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। इन तीनों घटनाओं के सम्मिलित रूप के कारण मुक्त आकाश में 7 रंगों की एक वक्रीय पट्टिका दिखाई देती है। उसी वक्रीय पट्टिका को क्या कहा जाता है मित्रों, इंद्रधनुष कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि इंद्रधनुष किस स्थिति में हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रहे वर्षा के पश्चात या जब वायुमंडल में हल्की जल की बूंदें तैर रही हो, तो इस स्थिति में साथ में कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तभी देख सकता है जब उसकी पीठ सूर्य की ओर स्थित हो। ध्यान रहे दोपहर के समय में कभी भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोपहर के समय में सूर्य जो होता है वो प्रेक्षक के सिर के ठीक ऊपर की ओर होता है। इसी कारण हमें दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। तो देखिए कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तभी देख सकेगा जब उसकी पीठ सूर्य की ओर स्थित हो, सूर्य के पीछे भाग में बादल स्थित हो, तब प्रेक्षक अपने ठीक सामने 7 रंगों की एक वक्रीय पट्टिका देख सकेगा। तो देखिए इंद्रधनुष किसे कहेंगे, इंद्रधनुष कहेंगे वर्षा के पश्चात जल की सूक्ष्म गोलीय बूंद के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण के कारण मुक्त आकाश में 7 रंगों की एक वक्रीय पट्टिका दिखाई देती है। उसे ही क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। देखिए इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार हमें इंद्रधनुष के ठीक नीचे एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होगा द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखिए मित्रों सबसे पहले हम इंद्रधनुष के बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो देखिए मित्रों, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण का अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म गोलीय बूंद के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। परिभाषा क्या है? वर्षा के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंद के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश में 7 रंगों की वक्रीय पट्टिका दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष कहा जाता है। अब देखिए, इंद्रधनुष देखने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तभी देख सकता है जब वर्षा के पश्चात सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर, सूर्य कहाँ स्थित होना चाहिए? प्रेक्षक के पीठ की ओर, व सूर्य के पीछे की ओर क्या स्थित होने चाहिए? बादल। तभी कोई प्रेक्षक अपने ठीक सामने क्या देख पाएगा? इंद्रधनुष। ध्यान रहे, दोपहर के समय में इंद्रधनुष क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि इसी स्थिति में सूर्य प्रेक्षक के सिर के ठीक ऊपर होता है। देखिए, इंद्रधनुष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा आता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, पहला नंबर आता है प्राथमिक इंद्रधनुष या प्राइमरी रेनबो। देखिए, प्राइमरी रेनबो क्या होता है? तो देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहेंगे? भाई ये तो तय है कि इंद्रधनुष किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन व पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। जैसे मान लीजिए ये कोई जल की सूक्ष्म गोलीय बूंद है। अब आप ये कहेंगे कि जिसका इतना बड़ा डायग्राम बूंद बहुत बड़ी है, जबकि नाम सूक्ष्म का लिया गया है, तो डायग्राम में इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कोई सूक्ष्म गोलीय बूंद है। अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण इसके अर्ध भाग से ऊपरी सतह में प्रवेश करती है, आधे हिस्से से ऊपर वाले भाग में प्रवेश करती है, तो देखिए मित्रों क्या होता है? जैसे ये रेयर टू डेंसर में एंटर होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखिए इसी स्थिति में इसका विलंब ये होगा, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि इसका वेग घटेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी। किस प्रकार से झुकेगी? देखो, साथ में इस बिंदु के ऊपर इसका वर्ण विक्षेपण भी होगा। तो देखो, बैंगनी रंग जो है इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसका विचलन सबसे अधिक होगा। जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, तो इसका विचलन कम होगा। अब जैसे ही यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिकोण की उपराप्तित होती है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 48.75 डिग्री होता है। जब ये यहाँ पर 48.75 डिग्री से मैक्सिमम एंगल के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, अर्थात यह वापस उसी दिशा में उसी माध्यम में लौट जाती है। अब देखिए मित्रों, जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आने के बाद में क्या होता है? जब ये सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो देखो इसी स्थिति में ये होगा इसका विलंब। तो देखिए इसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो यह विलंब से दूर हटेगी। तो देखिए बैंगनी रंग इस प्रकार से आएगा और लाल रंग इस प्रकार से आएगा। तो जो बैंगनी रंग जो होता है वो तो आपतित किरण के साथ 40 डिग्री के कोण के ऊपर होता है, जबकि लाल रंग आपतित किरण के साथ 42 डिग्री के कोण के ऊपर होता है। तो ये जो इंद्रधनुष बनेगा ये इतनी दूरी में बनेगा, जो कि नेत्र के साथ 2 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखें, प्राथमिक इंद्रधनुष की परिभाषा होगी जब जल की सूक्ष्म गोलीय बूंद के द्वारा प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन होता हो और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता हो, तो इसी स्थिति में प्राप्त इंद्रधनुष कैसा कहलाएगा? प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। ध्यान रहे, इस इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वो 42 डिग्री के कोण के ऊपर होता है, और बैंगनी रंग जो है वो 40 डिग्री के कोण के ऊपर होता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो देखें, जब जल की सूक्ष्म गोलीय बूंद के द्वारा प्रकाश का 2 बार अपवर्तन व 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्राप्त इंद्रधनुष कैसा कहलाएगा? प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। देखिए मित्रों, वर्ण विक्षेपण जो है ये तो कॉमन है, क्योंकि वर्ण विक्षेपण का तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो वर्ण विक्षेपण तो होगा ही होगा, बट इसमें 2 बार तो अपवर्तन होगा और 1 बार क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड नंबर में चलते हैं। अब देखिए, द्वितीय इंद्रधनुष आता है जब जल की सूक्ष्म गोलीय बूंद के द्वारा प्रकाश का 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए मित्रों, इसमें 1 बार अपवर्तन यहाँ पे हुआ है और दूसरी बार यहाँ पे, और 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। तो इस इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है? द्वितीय इंद्रधनुष कहा जाता है। प्राप्त इंद्रधनुष को क्या कहा जाएगा? द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखिए क्या होता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है? जब प्रकाश की किरण
इस जलीय बूंद के आधे हिस्से के निचले वाले भाग में प्रवेश करती है। तो देखो जैसे ही यहाँ से विरल से सघन में प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन हो जाता है। अब देखिए जैसे इसका अपवर्तन होता है तो यहाँ पर जब ये आती है तो ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है तो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर जैसे ही यहाँ पर देखो पूर्णांतरिक परावर्तन होकर के जब ये उसी माध्यम में यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है तो फिर से इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और जब ये यहाँ पर आने के पश्चात सघन से विरल में प्रवेश करती है तो इसका वेग बढ़ जाता है और साथ में विक्षेपण भी हो जाता है। तो देखिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है तो इसका विचलन या इसका प्रकीर्णन इसका विक्षेपण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन या इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो देखिए मित्रों ये बैंगनी रंग जो है ये तो आपतित किरण के साथ 53 डिग्री के ऊपर और रेड जो होता है वो 50 डिग्री के ऊपर होता है। तो ये जो इंद्रधनुष है ये नेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये इंद्रधनुष नेत्र के साथ 3 डिग्री के कोण के ऊपर होता है। तो देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग आपतित किरण के साथ 50 डिग्री व बैंगनी रंग 53 डिग्री के कोण पर होता है। तो देखिए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ में ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।